हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने सी यू टी यू जी के एग्ज़ाम जो कि अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स बस कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए हम इंग्लिश के कोर्सेज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। लैंग्वेज पेपर जब आप चूज़ करेंगे तो इंग्लिश उसमें अगर आप चूज़ करेंगे तो वी बेसिकली आर ट्राइंग टू कवर ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश। जो भी इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से टोटल उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको कवर करने के लिए जो जो इसमें सिलेबस में सारी चीज़ें हैं उन सब को हम एक एक के कवर करेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन से। तो कॉम्प्रिहेंशन को बताते साथ मैं आपसे सारे ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि इस एक वीडियो में आपको ये समझ में आ जाए कि जितने भी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आए आप उसमें कुछ भी गलत करके ना आए। ओके, तो आज हम सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंशन के सवाल को सॉल्व करना चाहिए हमें, और क्या ट्रिक्स लगाकर हम सही आंसर कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन है क्या, और कौन से 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग पैसेजेस हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है। ओके, लेट्स सी हियर। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइडेड होता है, कैसे आप उसको इंटरप्रेट करके आंसर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप सवाल के सही जवाब दे रहे हैं एक इंटरप्रिटेशन के साथ। ओके, so let's see here. Reading comprehension passages can be broadly categorized into 3 types. जो comprehension है वो basically 3 types में categorize हैं। कितने types में? 3 types में। Okay, so first of all factual, the second one is narrative, and the third one is literary. फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी, ये 3 टाइप्स में आपके कॉम्प्रिहेंशन डिवाइडेड हैं। इस टाइप हैज़ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक टाइप का डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्पस है, और क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंशन हुआ आपकी एबिलिटी कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइडेड होता है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इसलिए ये कॉमनली यूज्ड होता है रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, लिसनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, या लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिकली वी हैव टू रीड हियर, वी हैव टू सी हियर कि रीडिंग पैसेजेस हमें देखने हैं। 3 टाइप के रीडिंग पैसेजेस हैं। इसी तीनों टाइप में से किसी भी टाइप पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो जो 3 टाइप में आपको समझाने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी 3 टाइप के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला टाइप डिस्कस करते हैं कि कौन सा है। सबसे पहला टाइप है फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, सबसे पहला टाइप है फैक्चुअल पैसेज। तो क्या है फैक्चुअल पैसेज? लेट्स सी। A factual passage is a type of reading comprehension passage that presents real, objective and verifiable इंफॉर्मेशन। मतलब कि एक टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो किस तरीके की इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करता है। बेसिकली ये कोई रियल चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो क्या हो, वेरीफिएबल हो, मतलब दैट कैन बी वेरीफाइड, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिमिलैरिटीज से जो आपको पैसेज दिखेंगे आपको समझ जाना है कि वही फैक्चुअल पैसेज है। तो एंड में इस लेक्चर के मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि कौन सा टाइप ऑफ पैसेज है ये, और किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। ओके, इसको हम लास्टली डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं हम। It is meant to inform, explain or describe a topic based on fact, research, data और historical event। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सप्लेनेशन है किसी टॉपिक के फैक्ट बेस पे, उसके डेटा पे, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे, जब आप उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो फैक्चुअल पैसेज होता है। जैसा कि नाम से ही आपको अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको नाम से ही समझ में आएगा। फैक्चुअल पैसेज मतलब फैक्ट बेस्ड पैसेज, डेटा होगा।
ठीक है। प्रॉपर कोई हिस्टोरिकल एनालिसिस होगी, कोई रिसर्च होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो फैक्ट बेस्ड होती हैं, वही किस में आता है, फैक्चुअल पैसेज में। आप देखते साथ समझ जाएंगे कि वो फैक्चुअल पैसेज है। ओके। अब फैक्चुअल पैसेज के भी क्या हैं, फैक्चुअल पैसेज के भी टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा है, सबसे पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव पैसेज। ठीक है। दिस डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन डिटेल। मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करना, किस तरीके से चीज़ें डिटेल में डिस्क्राइब होगी। तो जो भी पैसेज में किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई भी एक फैक्ट बेस्ड ऐसी चीज़ है जो आपको दिखेगी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, वो क्या होगा, वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी पैसेज जो कि डिस्क्राइब करेगा, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है और उसकी बायोडाइवर्सिटी कितने सारी चीज़ें उसके अंदर कवर्ड होगी डिटेल एक्सप्लेन में, वही किस में आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैसेज में। तो ये क्या है, ये आपको मैंने अभी क्या बोला था, क्या अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो फैक्चुअल पैसेज कौन सा है, तो आपको बस इतना समझना है कि कोई भी ऐसी टॉपिक होगी, पैसेज होगा, जिस पैसेज में इंफॉर्मेशन बहुत ही फैक्ट बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, या फिर रिसर्च प्रॉपर कुछ ऐसे डेटाज होंगे। तो ऐसे अगर आपको कोई पैसेज दिखेंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है क्या है वो, फैक्चुअल पैसेज है। और बहुत ज़्यादा अगर डिस्क्रिप्शन में होगा वो पैसेज, तो क्या है वो, डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा जो टाइप है इसका, पहला तो था डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ये हम फैक्चुअल पैसेज के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। फैक्चुअल पैसेज का पहला टाइप था डिस्क्रिप्टिव पैसेज। दूसरा टाइप है एक्सपोजिटरी पैसेजेस। ये क्या होता है, दिस एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और फिनोमिनन। मतलब ये किसी कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को, या किसी फिनोमिनन को, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, कोई चीज़ है जो क्या हो रही है, घटित हो रही है, ठीक है, उसको पोर्ट्रे करेगा, किसी फिनोमिनन को पोर्ट्रे करेगा या किसी कॉन्सेप्ट को। जैसे अ पैसेज एक्सप्लेनिंग हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क। अब कोई ऐसा पैसेज है जो ये बता रहा हो कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से सनलाइट से कैसे एक प्लांट है उस पर किस तरीके से सनलाइट आ रहा है, तो ऑल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रक्रिया है जिसको ये बता रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी पैसेज, सॉरी, तो फिर हम एक्सपोजिटरी पैसेज में क्या देखते हैं, इसी प्रोसेस को देखते हैं, इसी फेनोमेनन को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन इज परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज। ये किसके टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं फैक्चुअल पैसेज के। ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत। ये किसके टाइप्स हैं, फैक्चुअल पैसेज के टाइप्स हैं। एक हमने देख लिया था डिस्क्रिप्टिव पैसेज था, दूसरा एक्सपोजिटरी पैसेज। अब जो तीसरा है वो है परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज। व्हाट इज आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज, लेट्स सी। This presents a facts, this present facts to support an argument or viewpoint। मतलब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जो कि किसी भी एक आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगा, या कोई भी एक धारणा को, कोई भी एक व्यू पॉइंट को सपोर्ट करेगा। ओके, तो जैसा कि इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि पैसेज डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज विद सपोर्टिंग डेटा। कोई भी पैसेज जो कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को बता रहा हो डेटास के साथ। वाई, बिकॉज वी आर सेइंग हियर फैक्चुअल पैसेज, और फैक्चुअल पैसेज में क्या होंगे, फैक्ट बेस्ड डेटा होंगे। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज है इस वजह से, जो है क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स के साथ साथ क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेगा। ठीक है, और दिस इज़ द फोर्थ वन, फैक्चुअल पैसेज का फोर्थ टाइप है ये हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल पैसेज। मतलब ये ऐसे फैक्चुअल अकाउंट्स हैं जो कि पास्ट इवेंट्स में हुए हुए हैं।
ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा पैसेज जो कि आप पास्ट में हुआ है, मतलब जो कि जो घटना घट चुकी है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो चीज़ हो चुकी है, लोगों की लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो, तो ये किस में आएगा? हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल पैसेज में। एग्जाम्पल है अ बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन और हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आपने इस टाइप के बहुत सारे पैसेजेस अपने एग्जाम के क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट, आपको आप अगर पैसेज जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी आज, जितना इस लेक्चर में देखेंगे, उतना तो आप पैसेज समझने के लिए इनफ होगा, बट आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो जो भी पैसेज से रिलेटेड जितने भी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, जब तक आप पैसेज प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रैक्टिकली, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद आप जाकर 2 से 3 पैसेज सॉल्व करिए, और हर दिन ट्राई करिए कि एक एक पैसेज सॉल्व करते जाए। तो इससे क्या होगा, यू विल हैव द क्लैरिटी, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप फुल स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नॉट जस्ट आफ्टर सीइंग द लेक्चर अब आप सोचेंगे बस अब एग्ज़ाम के टाइम ही जाकर कर देंगे, नहीं, you just also have to practice. So let's see here. A biography of Albert Einstein, or of a historical account of the French Revolution. इस टाइप के बहुत सारे पैसेजेस आपने देखे होंगे। तो आज आपको समझ में आ गया ये किस टाइप में आता है। ये आता है फैक्चुअल पैसेज में, और फैक्चुअल पैसेज के भी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल पैसेज में, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्चुअल पैसेज के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो अभी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है साइंटिफिक फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे साइंटिफिक फैक्चुअल पैसेज क्या है, जैसे हम बता रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ approximately 86 billion neurons that communicate through electrical and chemical signals. It is divided into different regions, each responsible for specific functions. For example, the frontal lobe controls reasoning and decision making, while the occipital lobe process visual information. Scientists continue to study brain to understand neurological disorders such as Alzheimer's disease, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था किसके बारे में, अब ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं हम, अल्जाइमर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अल्जाइमर होता है। तो ये सब क्या है, ये साइंटिफिक बेस्ड पैसेज है, मतलब जो कि फैक्ट के साथ पैसेज है। किस तरीके के साथ, हमने यहाँ पे डेटा यूज़ किया है दैट 86 बिलियन न्यूरॉन्स, ओके। वी आर हियर डिस्कसिंग द फैक्ट्स जो कि वेरीफिएबल होते हैं, ओके। तो ये फैक्चुअल पैसेज का पहला एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के पैसेज अगर आप एग्जाम में देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर जो पैसेज किसी फैक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना है ये फैक्चुअल पैसेज के अंदर आता है। अब हम जानते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसेज का आंसर कैसे करेंगे, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन। सो लेट्स सी, ये दूसरा हिस्टोरिकल फैक्चुअल पैसेज है, पहला साइंटिफिक था। अब हिस्टोरिकल क्यों है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस तरीके से लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में आया और फिर जाके स्प्रेड हुआ अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। तो बेसिकली हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किस में आता है, ये एग्जाम्पल आता है हिस्टोरिकल फैक्चुअल पैसेज के, ठीक है। जब भी कोई साइंटिफिक चीज़ें डेटा से रिलेटेड, वो फैक्चुअल किस में आएगा, आपको बस इस तरीके के जो फैक्ट बेस्ड पैसेजेस एग्जाम के क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो बस इतना आपको समझ जाना है, जिसमें थोड़ा एग्जैक्ट डेटा दिया हो, पास से रिलेटेड चीज़ दी हो, किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो बस हमें यही मान लेना है कि वो क्या है, वो फैक्ट बेस्ड पैसेजेस हैं, फैक्चुअल पैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बोला, कि किस तरीके से जब एग्ज़ाम में आपके फैक्चुअल पैसेजेस से रिलेटेड पैसेज आएंगे तो आपको उनका आंसर कैसे करना है, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेन आइडिया क्या है, मतलब कोई भी पैसेज होता है, ठीक है।
तो पैसेज का मेन आइडिया क्या है? जब आप पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको पैसेज का मेन आइडिया पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कैसे पता करेंगे कि सेंट्रल टॉपिक क्या है, थीम क्या है पैसेज का? जैसे कि द पैसेज डिस्कसेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अभी हमने क्या देखा? अभी जो हमने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन, अगर उसी पैसेज को अगर हमने देखा हमने, तो अगर पूछ दिया जाए उस पैसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सेंट्रल टॉपिक और थीम ऑफ द पैसेज, अगर उस पैसेज को जो भी हमने एग्जाम्पल में देखा, अगर आपसे पूछ दिया गया व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दैट पैसेज, टॉपिक क्या होना चाहिए उस पैसेज का, तो आप क्या आंसर करेंगे? आपको समझना है कि मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का। जैसे आप सपोर्टिंग डिटेल्स को देखिए, जब भी आप उस पैसेज को पढ़ते हैं तो क्या डिटेल्स ऐसे आपको दिख रहे होते हैं, कीवर्ड्स ऐसे जो बहुत हाईलाइटेड हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक एज आइडेंटिफाई की फैक्ट्स, डेटा एंड एविडेंस प्रोवाइडेड। अब हम फैक्चुअल पैसेज देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या डेटा उसमें यूज़ किया गया है, क्या ऐसे फैक्ट बेस्ड चीज़ें कही गई हैं, ठीक है? कौन से डेटाज हैं, कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं। जैसे द पैसेज स्टेट्स दैट द फ्रंटल लोब कंट्रोल्स रीजनिंग, जैसे कि पैसेज बोलता है कि किस तरीके से जो फ्रंटल लोब है वो हमारे रीजनिंग को कंट्रोल करता है, जो माइंड है, जो द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू रीजन, तो हाउ दैट द सेंट्रल द फ्रंटल लोब कंट्रोल्स रीजनिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं मेन थीम हुआ, क्या कि हम साइंटिफिक पैसेज को डील कर रहे हैं। उसमें आपको जब आप देखेंगे पैसेज पढ़ेंगे तो आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दैट पैसेज, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, फैक्चुअल पैसेज में ये क्वेश्चन बहुत एविडेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आपको कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट यूज़ किया गया है, क्या डिटेल्स दिया गया है, क्या ऐसा एविडेंस यूज़ किया गया है, उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक बना देना है, ठीक है? आप थोड़ा मिलता जुलता भी टॉपिक लिख कर आएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके? अब देखिए, रिकग्नाइज कॉज एंड इफेक्ट। कैसे? अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन इवेंट्स और कॉन्सेप्ट। किस तरीके से जो इवेंट्स हैं और उसके कॉन्सेप्ट हैं उसके आंसर को आप समझ सकते हैं, मतलब इवेंट्स की किस तरीके से चीज़ें हुई है, चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अभी हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो हिस्टोरिकल पैसेज देखा, अभी जस्ट हमने जो सेकंड एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या देखा था, फर्स्ट एग्जाम्पल में साइंटिफिक वाला था जिसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको आंसर करना है। अब सेकंड में जो हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के पैसेज में देखा था तो उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू अर्बनाइजेशन, ये एक एग्जाम्पल है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस, ठीक है? तो कैसे आप बताएंगे, जो फैक्चुअल पैसेज है वो किसी पर्सनल ओपिनियन या इमोशंस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको कभी भी किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं दिखेगा। पर्सनल दैट मीन्स किसी व्यक्तिगत राय को आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई भी ऐसा व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है? जो भी आपको देखने को मिलेगा फैक्चुअल पैसेज में वो क्या होगा, वो फैक्ट बेस्ड होगा, ओके? अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फिजिसिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है? इसमें कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक बेसिक बात है जो फैक्ट है। बट नॉट फाउंड इन फैक्चुअल पैसेज, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है? अगर अब हम ये कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, व्हाट इज दिस? दिस इज माय ओपिनियन दैट आई एम कंसिडरिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, ये मेरी ओपिनियन है। बट ये जो फैक्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फिजिसिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। ये मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, ना ही ये मेरी ओपिनियन है, ये फैक्ट है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, कॉज से इफेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको रिलेशनशिप समझनी है कि किस तरीके से इवेंट और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू अर्बनाइजेशन, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक कॉज है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो यही चीज़ हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से किस तरीके से अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉजेज अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। तो सबसे पहला क्या था जो मैंने आपको बोला किस तरीके से आंसर करना है, सबसे पहले हमने देखा कि हमको कैसे एक थीम ढूंढना है, टॉपिक ढूंढना है जो क्वेश्चन आया है। तो टॉपिक कैसे ढूंढेंगे, हम पैसेज में सपोर्टिंग डिटेल्स देखेंगे कि कहाँ पे कौन से डिटेल्स में सपोर्ट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसको आपको देख के लग रहा है कि कोई ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड सोचकर हम कोई भी टॉपिक सोच लेंगे जो कि आपको क्या लग रहा हो कि इम्पॉर्टेंट हो, मतलब जो ज़्यादा टाइम कीवर्ड दिख रहे हो, ज़्यादा टाइम फैक्ट्स दिख रहे हो, बस उसी से रिलेटेड हमें एक टॉपिक डाल लेना है। ठीक है, सेकेंड वन क्या था, सेकेंड वन था अगर आपको कॉज और इफेक्ट को देखना है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या ऐसा इफेक्ट है जो होता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका इफेक्ट ढूंढना है पैसेज में। ठीक है, तो बेसिकली जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, कभी भी आप पैसेज को सॉल्व करते टाइम अगर आपको अपना टाइम बचाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो ये टिप है कि अगर आपको टाइम बचाना है, आप कभी भी पूरा पैसेज ना पढ़े, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें एकदम क्वेश्चन का कीवर्ड याद रखना है, उसी से रिलेटेड आंसर ढूंढना है। तो इससे क्या होगा, हम टाइम सेव कर पाएंगे और एग्जैक्टली उसी आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, और की टर्म्स आपको बस ढूंढने हैं, यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर पैसेज, जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड की टर्म ढूंढिए एंड जस्ट आंसर इट। ठीक है, इट्स नॉट कि आपको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पैसेज आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को या फिर आपको ग्रामेटिकल एरर्स को देखने के लिए नहीं है। पैसेज होता है स्टूडेंट्स की व्हाट, उनकी एबिलिटी देखने के लिए, उनकी समझ को देखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए कि किसी चीज़ को पढ़ के आप उससे क्या ग्रैस्प कर रहे हैं। तो इट डजेंट मैटर कि हर किसी का आंसर सिमिलर होता है, टॉपिक हर किसी के अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट शुड बी द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसमें जो कीवर्ड्स आपको समझ आएगा, जो डिटेल समझ आएगा, उस हिसाब से आप टॉपिक देंगे। तो हर किसी का हो सकता है आंसर डिफरेंट हो, बट अगर टॉपिक रिलेटेबल रहा पैसेज के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली यू विल गेट द मार्क्स। तो आपको क्या करना है, एसेंस समझना है पैसेज का क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको एकदम ऐसा चीज़ नहीं चाहिए कि एकदम सर्टेन चीज़ हो कि सबके आंसर सेम होगी, वहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है। तो अपने टाइम को आप वेस्ट मत करिएगा, ऑलवेज चूज स्मार्ट वर्क। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज में आपको कीवर्ड्स देखना है, इसी हिसाब से आपको सारे आंसर सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ वी हैव सीन फैक्चुअल पैसेज और इसके एग्जांपल्स। अब देखते हैं कि फैक्चुअल पैसेज कैसे समझे। अगर कोई पैसेज रहा और आपसे पूछ दिया गया क्वेश्चन कि व्हाट इज टाइप, विच टाइप ऑफ पैसेज इज दिस। ठीक है, फैक्चुअल है, नरेटिव है, किस टाइप का पैसेज है। 3 टाइप ऑफ पैसेज हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, तीनों को पढ़ना है, जिसमें सभी हम पहला ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, स्किमिंग फॉर द मेन आइडिया। ठीक है, scanning for the specific details, identifying cause effect relationship, understanding data and statistics, drawing logical conclusion। जब भी फैक्ट बेस्ड पैसेजेस होंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, मेन आइडिया आपको उस पैसेज में बहुत ऐसे डिटेल्स के साथ दिया रहेगा, आपको कुछ डेटा देखने को मिल रहा है, फैक्ट बेस्ड कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो, मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसमें किसी वजह से कोई घटना घटित हो रही है, जैसे किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का पैसेज आपको दिखे जहाँ पे कॉज और इफेक्ट हो, तो भी आपको समझ जाना है वो फैक्चुअल पैसेज है। एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक, अगर उस पैसेज में डेटाज स्टैट्स का प्रॉपर यूज़ किया गया हो तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो फैक्चुअल पैसेज होगा। और जब
पैसेज एक फैक्चुअल, एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच रहा हो, ठीक है। जब भी, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है तो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हमेशा लॉजिकल होंगी, तो जो कंक्लूजन है वो अगर लॉजिकल होगा तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ अ फैक्चुअल पैसेज टाइप। ओके, तो इतना ही था फैक्चुअल पैसेज टाइप के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा है, दिस इज द सेकेंड वन। पहला क्या था, फैक्चुअल पैसेज। दूसरा क्या है, नरेटिव पैसेज। नरेटिव पैसेज क्या होता है? सो नरेटिव पैसेज टेल अ स्टोरी with a clear sequence of events, often featuring characters, setting, and a plot. These passages aim to engage the reader through storytelling elements. मतलब कोई ऐसे पैसेज आप देखते होंगे ना जो कि एक कहानी बता रहा हो, ठीक है। नैरेटिव पैसेज है, मतलब कोई भी एक स्टोरी टेलिंग टाइप, एक कहानी की तरह अगर आपको कोई पैसेज देखने को मिला जो रीडर को इंगेज रखता है एक पैसेज में, तो वो क्या होता है, वो नैरेटिव पैसेज के अंदर आता है, ठीक है। इससे पहले क्या था, फैक्चुअल पैसेज जो फैक्ट बेस्ड चीज़ों पे बेस्ड थी। नैरेटिव पैसेज जिसमें आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगे, या कोई ऐसी कहानी स्टोरी टेलिंग है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कोई एक सीक्वेंस है फीचरिंग कैरेक्टर्स, मतलब उस कहानी में कोई एक कैरेक्टर है, जैसे कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, इस टाइप से कोई म्यूजिशियन है। तो ऐसा अगर कुछ कैरेक्टर्स के साथ एक स्टोरी हो तो आपको समझ जाना है वो नरेटिव पैसेज है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फॉलोज अ स्ट्रक्चर प्लॉट, बिगनिंग मिड एंड एंड, मतलब एक स्ट्रक्चर प्लॉट होगा, कहानी की शुरुआत होगी, कहानी के बीच का पार्ट होगा, कहानी का फाइनली कंक्लूजन होगा, एक एंड होगा। आफ्टर दैट इंक्लूड्स कैरेक्टर्स। अगर आपको कोई भी पैसेज में कैरेक्टर्स देखने को मिले, डायलॉग्स देखने को मिले, या इमोशंस देखने को मिले, इजीली ट्रेसेबल है कि आपको पता चल जाएगा वो नैरेटिव पैसेज है, ठीक है। तीसरा है मे बी फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और नॉन फिक्शन भी हो सकता है। ओके, फिर ऑफन रिटन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ, अब कोई भी चीज़ जो एक सीक्वेंस में रहेगी, ठीक है। मतलब टू पहले नहीं आ जाएगा, थ्री उसके बाद वन, इसके बाद, इस तरीके से नहीं होगा, एक सीक्वेंस में होगा, वन टू थ्री। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कि आपको एक सीक्वेंस में नज़र आ रही होगी कि एक कहानी किस तरीके से घटित हो रही है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, फिर जाके क्या है फिक्शनल, मतलब कि वो काल्पनिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो भी आपको पैसेज देखने को मिलेगी उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नैरेटिव पैसेज है। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इतना समझने के बाद तो इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। इट्स नॉट टफ, बस आपको थोड़ा समझना है तो आप आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी पर्सनल नैरेटिव, ये भी टाइप्स है। पर्सनल नैरेटिव क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स ऑफ रियल एक्सपीरियंस, मतलब कि कोई भी पैसेज है जो कि स्टूडेंट्स फर्स्ट डे एट स्कूल के बारे में बता रहा हो, तो ये क्या है, किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है, किसी की व्यक्तिगत कोई एक्सपीरियंस की बात कर रहा हो, तो ये किस में आएगा, पर्सनल नैरेटिव में। सेकंड है फिक्शनल नैरेटिव, स्टोरीज क्रिएटेड फ्रॉम इमेजिनेशन, कोई भी स्टोरी जो कि किसी के भी इमेजिनेशन से क्रिएट हो, किसी की कल्पना से क्रिएट हो। तो इसमें क्या होता है, अ फेरी टेल अबाउट अ यंग प्रिंस ऑन एन एडवेंचर, ये क्या है, एक फिक्शनल है, मतलब कोई भी एक इमेजिनेशन बेस्ड क्रिएशन है। फिक्शनल क्या होता है कि जिसमें आप कोई भी चीज़ इमेजिन कर रहे हो, काल्पनिक चीज़ें, ठीक है, कोई भी काल्पनिक चीज़ें हो तो वो फिक्शनल में आएगी। तो जैसे हम कोई फेरी टेल के बारे में स्टोरी बता रहे हैं, फेरी टेल अबाउट ए यंग प्रिंस ऑन एन एडवेंचर, ठीक है, फेरी टेल कैसे एक यंग प्रिंस के साथ एक एडवेंचर पे है। तो इस तरीके की जो कहानी है, जो इमेजिनेटरी है, काल्पनिक है, वो नैरेटिव पैसेज के किस में आता है, फिक्शनल नैरेटिव में। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स में तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है बायोग्राफिकल नैरेटिव, स्टोरीज अबाउट रियल पीपल लाइव्स। जैसे महात्मा गांधी के चाइल्डहुड पे अगर कोई पैसेज है तो वो किस चीज़ के बारे में होगा, बायोग्राफिकल पैसेज होगा, बायोग्राफिकल नैरेटिव, क्योंकि किसी भी रियल पीपल के लाइफ पे एक स्टोरी है।
फोर्थ वन इज हिस्टोरिकल नैरेटिव, स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब जो चीज़ पास्ट में घटित हो चुकी है उस पे जो पैसेज होगा वो किस में आएगा, वो आएगा हिस्टोरिकल नैरेटिव में। जैसे एग्जांपल है स्टोरी अबाउट अ सोल्जर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1, मतलब एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट है कि वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे सोल्जर का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो इस टाइप के जो एक स्टोरी के फॉर्मेट में पैसेज है जो एक घटना को बता रही है, चाहे वो फिक्शनल हो, काल्पनिक हो, चाहे वो किसी का खुद का एक्सपीरियंस हो, या कोई भी ऐसे रियल कैरेक्टर पे बायोग्राफी टाइप हो, जैसे महात्मा गांधी के चाइल्डहुड पे हमने देखा, या फिर कोई भी ऐसे जो कि हिस्टोरिकल इवेंट को बताए। तो इस टाइप की कहानी के रूप में जो आपको पैसेज दिखेंगे जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है, कहानी की तरह है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, तो उससे आपको क्या समझ जाना है कि ये नैरेटिव पैसेज है। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पर्सनल नैरेटिव का एग्जाम्पल है, एज आई स्टेप्ड ऑन टू द स्कूल बस फॉर द फर्स्ट टाइम माई हार्ट पाउंडेड। ये किस बारे में है कि कोई एक स्टूडेंट के फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में है, जबकि वो स्कूल बस में गया, फिर कैसे स्कूल गया, तो क्या है वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे वो सीट्स ढूंढ रहा था, फिर जाके वो सबसे अनफेमिलियर था, फिर उसने उसको हेजिटेशन हुआ, फिर धीरे धीरे वो एम्प्टी सीट की तरफ गया जो कि सबसे पीछे था, फिर किसी ने कहा डोंट वरी इट गेट्स ईजियर, ठीक है, अ काइंड वॉइस नेक्स्ट टू मी, मतलब किसी सीनियर ने उसको कहा। तो जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कि उसको स्माइल कर रही थी। एट दैट मोमेंट माई नर्वसनेस मेल्टेड अवे। जैसे ही किसी ने उसको कंसोल किया तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसकी नर्वसनेस ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो नैरेटिव पैसेज का पर्सनल नैरेटिव टाइप में आएगा ये। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ओके लेट्स सी हियर, अब क्या क्या की एलिमेंट्स हैं जो कि हम इस पैसेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या है वो, सबसे पहला सेटिंग, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। कैरेक्टर्स क्या है, नैरेटर अ काइंड गर्ल, मतलब नैरेटर ने अपनी कहानी बताया है कि वो कैसे स्कूल में फर्स्ट डे बस पे गया, और दूसरा कैरेक्टर एक काइंड लड़की जिसने उसको कहा डोंट वरी इट गेट्स ईजियर। ठीक है, और इमोशन क्या है, नर्वसनेस है, कंफर्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फियर ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार बस पे गया, फर्स्ट टाइम वो लाइफ में जा रहा है। रिजोल्यूशन क्या है, नैरेटर फील्स मोर कंफर्टेबल आफ्टर मीटिंग अ फ्रेंडली स्टूडेंट, किस तरीके से नैरेटर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है जैसे ही वो एक फ्रेंडली स्टूडेंट से मिलता है, जैसे ही उसने उसको कंसोल किया। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस में आएगा, ये नैरेटिव पैसेज टाइप में आएगा। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो कि काल्पनिक एग्जाम्पल है, फिक्शनल नैरेटिव। द विंड हॉल थ्रू द ट्रीज एज ऑलिवर स्टेप्ड cautiously into the dark forest. He had always been warned about the strange noises coming from the woods at night, but tonight he had no choice. His little sister's favorite toy had rolled into the shadows, and he couldn't leave without it. As he took another step, a sudden rustling sound made him freeze. Was it just the wind or something else lurking in the darkness? ठीक है, मतलब ये क्या है, एक काल्पनिक कहानी है कि किस तरीके से ओलिवर एक कैरेक्टर है कि किस तरीके से वो गया डार्क में, डार्क फॉरेस्ट में। उसको हमेशा बताया गया कि रात को नहीं जाना चाहिए अंधेरे में। तो क्या है, वो एक सस्पेंस है, एक फिक्शनल कहानी है, एक घोस्ट के बारे में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। तो क्या है, इसके की एलिमेंट्स क्या हुए इस पैसेज के, अ डार्क फॉरेस्ट एट नाइट, ठीक है, अंधेरी रात में किस तरीके से एक फॉरेस्ट में गया। कैरेक्टर क्या है, ओलिवर, और इमोशन क्या है, फियर, डिटर्मिनेशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फेसिंग हिज फियर टू रिट्राइव हिज सिस्टर्स टॉय, अपनी बहन के टॉय को लेने के लिए किस तरीके से वो डर का सामना कर रहा है। ठीक है, सस्पेंस क्या है, व्हाट इज मेकिंग द नॉइज इन द फॉरेस्ट, क्या था ऐसा जो फॉरेस्ट में नॉइज क्रिएट कर रहा था। तो आपको इन सारे एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ आपको ये समझ में आ जाए किस तरीके से कैरेक्टर्स प्लॉटेड है, कहानी है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में एक कहानी है। तो ये जैसे ही आपको ये पैसेज टाइप दिखेगा आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये नैरेटिव पैसेज टाइप है और सही सवाल का जवाब लगा कर आना है। एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि इसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे नैरेटिव पैसेज में। सो लेट्स सी,
सबसे पहले आपको मेन थीम बताना है, वही जो मैंने आपको बताया था फैक्चुअल पैसेज में भी, कि जैसे क्वेश्चन आया व्हाट लेसन और आइडिया डज द पैसेज कन्वे, क्या लेसन और आइडिया ये पर्टिकुलर पैसेज कन्वे कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने के लिए मिले होंगे पैसेज टाइप क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, लेट्स सी। द स्टोरी टीचर्स दैट फेसिंग फियर्स इज नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ। मतलब किस तरीके से कहानी, जो कि अभी आपने देखा, जो फिक्शनल कैरेक्टर में हमने देखा, किस तरीके से कहानी ये बताया जा रहा है कि डर का सामना करना ज़रूरी है हमारे खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब तक हम डर का सामना करेंगे ही नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो यही लेसन है जो ये कहानी कन्वे कर रहा है। तो ये आंसर आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पैसेज के एसेंस को समझेंगे, पैसेज को ये समझेंगे कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है, फियर के बारे में है, डर के बारे में है, कि किस तरीके से ओलिवर डर का सामना करते हुए अपनी बहन के टॉय को बचाने के लिए वो अंधेरे में रात को फॉरेस्ट में जाता है। तो क्या है ये, किसी के फियर के बारे में बताया जा रहा है कि फियर को किस तरीके से टैकल करके वो जा रहा है। तो फियर हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए फियर को टैकल करना क्यों इम्पोर्टेंट है, यही एक लेसन मिल सकता है इससे। अब है दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज कैरेक्टर ट्रेट्स एंड मोटिवेशंस। अब कैसे हम कैरेक्टर ट्रेट्स और मोटिवेशंस को एनालाइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया व्हाई डज द कैरेक्टर एक्ट इन अ सर्टेन वे, जो कैरेक्टर है ओलिवर वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है। अब जैसे ओलिवर इंटर्स द फॉरेस्ट बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प हिज सिस्टर, तो इस तरीके से इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि वो फॉरेस्ट में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अपनी बहन के टॉय को बचाना चाहता है, इस वजह से वो अपनी सिस्टर को हेल्प करने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब देखिए नैरेटिव पैसेज है, तो मैंने आपको पहले बोला सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इवेंट्स हो रही है, इवेंट्स के क्या क्या सीक्वेंस है, इसको आइडेंटिफाई करना मस्ट है। व्हाट हैपन्स फर्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट। एग्जाम्पल है ओलिवर इंटर्स द फॉरेस्ट, हियर्स अ नॉइज एंड प्रिपेयर्स टू फेस इट। ओलिवर फॉरेस्ट में जाता है, एक नॉइज को सुनता है और किस तरीके से प्रिपेयर होता है उसको फेस करने के लिए। तो यहाँ क्या है, हमें सीक्वेंस में समझना है चीज़ों को कि सबसे पहले क्या हुआ, व्हाट हैपन्स फर्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट। तो सबसे पहले ओलिवर फॉरेस्ट में गया, फिर उसने एक नॉइज सुना और कैसे वो डर के सामना करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब है क्वेश्चन आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन को आइडेंटिफाई करिए। तो क्या है क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द स्टोरी, हाउ इज इट सॉल्व। इस पूरे स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर ये सवाल आ जाए तो इसका आंसर कैसे देंगे हम। द प्रॉब्लम इज ओलिवर्स फियर, क्योंकि ये पूरा जो पैसेज है वो फियर पे बना है, डर पे बना है। अंधेरी रात में कैसे वो डर कर फॉरेस्ट में गया। तो जो प्रॉब्लम है वो है ओलिवर का फियर, और जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, उसका हिम्मत, जो कि उसे आगे बढ़ाता है, द करेज टू मूव फॉरवर्ड, कि वो अंधेरे में भी आगे जाता है बिना डरे। ठीक है, अब देखते हैं कि स्किल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नैरेटिव पैसेज, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमको नैरेटिव पैसेज समझना है। सबसे पहले तो स्टोरी एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि नैरेटिव पैसेज का मतलब ही है स्टोरी, जिसमें आपको सीक्वेंस में स्टोरी दिख रही है। तो आपको कैरेक्टर्स देखने हैं, सेटिंग देखना है, प्लॉट। कैरेक्टर्स मतलब कहानी के कौन कौन से ऐसे नायक हैं, प्लॉट कहानी में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, एंड सेटिंग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पैसेज। सेकेंड वन इज रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस एंड मोटिवेशंस, किस तरीके से आप इमोशंस को, भावना को, मोटिवेशन को आप समझेंगे। ठीक है, जिस कहानी में, जिस पैसेज में आपको पर्टिकुलरली इमोशंस दिख रहा हो, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड पैसेज में आपको कभी इमोशंस नहीं दिखेगा, वहाँ डेटा होगी, फैक्ट बेस्ड चीज़ें होगी, हिस्टोरिकल हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत हो रही हो, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, तो वो किस में आएगा, फैक्चुअल पैसेज में आएगा। बट नैरेटिव पैसेज को समझने का है तरीका कि उसमें इमोशंस होंगी, क्योंकि कहानी है तो कहानी में इमोशन है, मोटिवेशन है, सैडनेस है, फियर है, सारे इमोशंस हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट है, उसका रिजोल्यूशन भी है। फिर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में चीज़ें दी गई हैं, मतलब डिटेल में, कहानी तो डिटेल में बताएंगे ना, तो पैसेज थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा। और प्रिडिक्शंस उसके आउटकम्स के बारे में दिए रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी तो आपको समझ जाना है क्या है, नैरेटिव पैसेज टाइप है। ओके।
अब देखते हैं तीसरा, दैट इज लिटरेरी पैसेजेस. Literary passages are artistic and expressive, often written in poetic or descriptive language. Literary passage जो होते हैं, literary passage artistic और expressive होते हैं. ये mostly poem के format में होते हैं. अब आपको कोई अगर passage है जो कि poem के format में दिख रहा है तो आपको समझ जाना है. अगर poem के format में कोई passage दिख रहा है तो वो क्या है, लिटरेरी पैसेज है या फिर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में दिया गया है. दे फोकस ऑन डीपर मीनिंग्स, इमोशंस एंड एस्थेटिक क्वालिटीज़. मतलब डीपर मीनिंग्स होगा, बहुत ही गहरी बातें होंगी, इमोशंस होगा, भावना होंगे, एस्थेटिक क्वालिटीज़ मतलब एक सर्टेन वे में, एक पोइटिक वे में होगी चीज़ें. ठीक है. अब देखिए लिटरेरी में रिच होगा, जैसे कि मेटाफर्स जो उसमें यूज़ किए गए हैं, स्माइल्स एंड सिम्बॉलिज्म, ये सब. एम्फेसिस ऑन इमोशंस, इमोशंस, ब्यूटी एंड फिलोसफिकल आइडियाज़. कुछ ऐसे फिलोसफिकल आइडियाज़, दार्शनिक कल्पनात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो इस तरीके की जो एक पोम के फॉर्मेट में होगा, तो इससे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि लिटरेरी पैसेज है. ओके. फिर है कैन बी पोइट्री. ये पोइट्री के फॉर्मेट में हो सकता है, ड्रामा के फॉर्मेट में हो सकता है या प्रोज के फॉर्मेट में हो सकता है. ऑफन सब्जेक्टिव एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन. सबसे इजी है लिटरेरी पैसेज को आइडेंटिफाई करना. वाई? क्योंकि जो भी पैसेज टाइप एक पोम के फॉर्मेट में होगा, प्रोज के फॉर्मेट में होगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ऐसे एक पोइटिक तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको उसको देखते साथ समझ आ जाएगा ड्रामा के फॉर्मेट में है कि वो लिटरेरी पैसेज में होगा. ठीक है. इसलिए सबसे इजी आइडेंटिफाई करना है. क्यों? क्योंकि जो पोम का स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, सबसे डिफरेंट है, तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल. सबसे पहला एग्जाम्पल है पोइटिक लिटरेरी पैसेज का. सबसे पहला एग्जाम्पल है As the sun dipped below the horizon, the sky blushed in a hues of crimson and gold. A whispering breeze carried secrets of the night, while the stars awakened, seeming bold. इस टाइप के अगर आपको पैसेज दिखेंगे तो ईजिली आप समझ जाएंगे एक पोइटिक लाइन में है, एक पोम के फॉर्मेट में है, तो ये क्या होगा, ये लिटरेरी पैसेज होगा. सबसे इजी है आइडेंटिफाई करना. ठीक है. इसमें आपको कुछ डिटेल में नहीं जानना है, बस आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक पोम के फॉर्मेट में है तो आपको समझ जाना है. ठीक है. की एलिमेंट्स क्या क्या है इसको समझने का, जैसे द स्काई ब्लस्ट, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, एक फिगरेटिव लैंग्वेज है. इमेजरी क्या है, जो भी डिस्क्रिप्शंस है सनसेट के बारे में. थीम ब्यूटी ऑफ नेचर्स ट्रांजिशन फ्रॉम डे टू नाइट, तो ब्यूटी के बारे में, एस्थेटिक के बारे में, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बात हो, पोम के फॉर्मेट में हो, इजीली समझ जाना है लिटरेरी पैसेज है. ठीक है. अब कैसे इसमें क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम, ये देखते हैं. अब हमें लिटरेरी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना है. जैसे आप मेटाफर्स देखें, जैसे रिवर ऑफ टाइम फ्लोज इंडलेसली, ये क्या है, एक मेटाफर है कि जो रिवर ऑफ टाइम होता है वो इंडलेसली फॉलो होता है. मेटाफर मतलब कुछ ऐसी बातें जो आप किसी कॉन्टेक्स्ट पे बता रहे हैं, एक अपने वे में बता रहे हैं. तो जैसे हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रिवर ऑफ टाइम फ्लोज इंडलेसली मतलब जो समय की क्या है, नदी है, क्या है, एक भावना व्यक्त कर रहे हैं, एक मेटाफर के वे में बता रहे हैं हम कि किस तरीके से वो इंडलेसली फ्लो करता रहता है. फिर हमें समझना है कि मेन थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डीपर मैसेज इज़ द पैसेज कन्वेइंग, क्या ऐसा डीपर मैसेज है जो ये पैसेज दे रहा है. एक पोम के फॉर्मेट में एक पैसेज होगा, लिटरेरी पैसेज है वो, आप तो ये तो इजीली समझ जाएंगे पोएम के फॉर्मेट में देख के. बट आप कैसे आंसर कर पाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली आएगा ही कि क्या डीपर मैसेज है जो पैसेज कन्वे कर रहा है. ठीक है. तो उसका आंसर हमें कैसे देना है. The passage suggests that life is full of challenges but persistence leads to success. पैसेज बता रहा है कि लाइफ जो है फुल ऑफ चैलेंजेस है बट परसिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस. ठीक है.
लाइफ क्या है, फुल ऑफ चैलेंजेस है, पर किस तरीके से कोई अगर परसिस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो सक्सेस अचीव कर सकता है। ये किससे रिलेटेड था? सनसेट वाली पोम जब भी हमने देखी उससे रिलेटेड था कि किस तरीके से इवेंचुअली अगर हम किसी चीज़ के लिए लगे रहे तो सक्सेस हमें मिल सकती है। तो क्या है डीपर मीनिंग, आपको एक सेंट्रल थीम आइडिया, जब भी पोएम टाइप के ऐसे पैसेज आएंगे तो वो हमेशा डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, गहरी बातें करेंगे। तो आपको बहुत ही फिलोसफिकल वे में उसका आंसर देना है। ठीक है, अब ये आप समझिए कि मूड या टोन क्या है उस पैसेज का, मतलब क्या पैसेज जॉयफुल है, ठीक है, या मेलानकॉलिक है, या नॉस्टैल्जिक है, या इंस्पिरेशनल है, किस टाइप का पैसेज है। या बहुत ही जॉयफुल है, मतलब बहुत ही हंसी खुशी वाला है, इंस्पिरेशनल है जिससे आपको सीख सकते हैं। तो क्या मूड है उस पैसेज का, क्या टोन है पैसेज का, ये समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब है कि हमें सिंबॉलिज्म और इमेज, जैसे व्हाट डू सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस रिप्रेजेंट, जैसे दिया जाएगा ऑटम लीव सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज इन लाइफ। अगर आपसे पूछ दिया गया इस टाइप के पैसेज में स्टूडेंट्स, क्या होता है क्वेश्चन के आंसर करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि मेटाफर्स से रिलेटेड चीज़ें को समझना, उसको आंसर करना क्या है, थोड़ा टफ है। तो आपको अगर ऐसा दे दिया गया कि ऑटम लीव्स है, वो क्या सिंबलाइज करता है, तो आप कैसे समझेंगे? ऑटम लीव्स मतलब जो ऑटम के टाइम पे किस तरीके से, जिस तरीके से लीव्स जो है कैसे झड़ती है, एक नया प्रोसेस होता है, ये क्या दिखाता है? ये समय की गतिविधि को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक फिलोसफिकल वे में चीज़ों का आंसर देना है, एक दार्शनिक के तरीकों से। ठीक है, इतना बस आप समझिए। ओके, अब इसको समझने के लिए क्या क्या की पॉइंट्स हैं? रिकग्नाइजिंग लिटरेरी डिवाइसेस एंड देयर इम्पैक्ट, मतलब मेटाफर के वे में, कोई पोइटिक वे में इस तरीके से चीज़ें दी गई है तो आपको तो देख के ही समझ आ जाएगा कि लिटरेरी पैसेज है। अंडरस्टैंडिंग थीम्स एंड डीपर मीनिंग, क्या पोएम का थीम है, क्या डीपर मीनिंग है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। टोन क्या है, मूड क्या है, स्टाइल क्या है, वो तो पोएम देख के आपको समझ आ जाएगा। किस तरीके के सिम्बॉल्स, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, फिर कौन से पर्सनल कनेक्शन यूज़ हो रहे हैं पैसेज में। तो जो भी लिटरेरी पैसेज है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है, क्योंकि ये या फिर पोएम के फॉर्मेट में होगा, ड्रामा के फॉर्मेट में होगा, या प्रोज के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो अब तो हमने देख लिया तीनों पैसेज टाइप, हमने सब कवर कर लिया जो भी इम्पोर्टेंट था इस तीनों टाइप में। तीनों टाइप के पैसेज में वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे आपको ये तो ये भी बता दिया कि कैसे आंसर करना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि पैसेज टाइप क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, आज आपने तीनों टाइप्स डिस्कस कर लिए, तीनों टाइप देख लिए, समझ लिए, बट आप हमेशा जब भी पैसेज टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने टाइम को वेस्ट बहुत ज़्यादा पैसेज को बार बार पढ़ने में मत करिए। मैंने यही कहा कि आपको पैसेज से पहले क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आप आंसर ही ढूंढ रहे होंगे, और जैसे आपको आंसर मिलेगा आप लिख देंगे। तो क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। और सेकंड वन इज़ कि आप कीवर्ड्स को सिर्फ पकड़िए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिख रहा है उसको हाईलाइट कर दीजिए, उस पर लाइन कर दीजिए, ताकि आपको समझना आसान हो बाद में। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कभी ऐसे सवाल में उलझ जाते हैं, और कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पैसेज में नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के ये समझिए कि पैसेज क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसी से रिलेटेड अगर आप बना के भी आंसर लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चेक हो रही है यहाँ पे, ना कि आपके ग्रामेटिकल या इंग्लिश की लैंग्वेज। ठीक है, पैसेज यही चीज़ को देखता है, आपकी एबिलिटी कि आप कैसे चीज़ों को समझ के उसको आंसर करते हैं। ओके, तो जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं स्टूडेंट्स यूटी यूजी के पर्सपेक्टिव से, तीनों पैसेज टाइप, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी पैसेज, ये तीनों पैसेज को आज मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू। विरासत एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही जुड़े रहे, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।